वेलकम बैक। केम सीरीज 2021 के अंदर हम थ्योरी की चौथी क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसके अंदर हम रसायन के सामान्य और महत्वपूर्ण पदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा रीट लेवल 2 साइंस के अंदर केमिस्ट्री एज केम सीरीज के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। थ्योरी की केम सीरीज नंबर 4th थ्योरी क्लास है और वैसे ये नेक्स्ट नंबर 5 क्लास के रूप में प्रदर्शित की गई। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर रसायन के सामान्य पद, जिसके अंदर हम चर्चा कर रहे हैं कौन से की परमाणु क्रमांक, परमाणु की द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक क्या है, संभारिक क्या है, समन्यूट्रॉनिक क्या है और आयन क्या है। इन सभी को मिलाकर के आज का टॉपिक हम प्रदर्शित कर रहे हैं। वैसे सिलेबस में ये प्रक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी चूंकि आपको परमाणु पद प्रदर्शित या परमाणु चैप्टर के अंदर दे या सिलेबस में दे रखा है, इसलिए ये परमाणु के सामान्य पदों को प्रदर्शित कर रही है, इसलिए आपको इनका अध्ययन करना ही पड़ेगा और इसके ऊपर प्रश्न भी बनते हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रसायन के सामान्य पद, जिसमें पहला है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक वास्तव में किसको कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या को, चाहे परमाणु में प्रोटॉन हो या किसी आयन के अंदर उपस्थित प्रोटॉन है, तो परमाणु या आयन में उपस्थित प्रोटॉन को उस तत्व या आयन की परमाणु संख्या कहा जाता है या एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या या इसी का तीसरा नाम इंग्लिश में लिखें तो एटॉमिक नंबर कहा जाता है। प्रोटॉन की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Z से, और परमाणु क्रमांक को दर्शाती है, यहाँ पर कैपिटल प्रतीक Z का उपयोग किया जाता है, जिसका मीनिंग है जील नंबर कहते हैं। इसी के आधार पर Z प्रतीक काम में लिया जाता है। मूजले ने, इसका नाम ध्यान रखना वैज्ञानिक का, मूजले ने सर्वप्रथम परमाणु संख्या का उपयोग किया था और वहाँ पर हम Z काम में लेते हैं। और मूजले ने जो Z दिया था, ये बताया था कि परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है या परमाणु संख्या है, वह वास्तव में पदार्थ के तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी है और उसी के अनुसार पदार्थ के भौतिक रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बदलने के साथ परिवर्तित होते हैं और परमाणु संख्या समान है तो भौतिक रासायनिक गुण भी समान होंगे। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के बढ़ने के क्रम में आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी, ध्यान रखना हम किसकी बात कर रहे हैं? आधुनिक या दीर्घ रूप आवर्त सारणी जो है, उसका निर्माण पदार्थ की या तत्वों के परमाणु क्रमांकों को बढ़ते क्रम में रख करके किया गया है। तो आवर्त सारणी में जो तत्व रखे गए वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के अंदर रखे गए और उसमें मोजले का आवर्त नियम प्रयुक्त किया गया है, जिसके अनुसार तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अंदर तो तत्व के परमाणु द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान के आधार पर क्रम से व्यवस्थित करके आवर्ती फलन प्रक्रिया दी गई थी, लेकिन मोजले ने इसको चेंज करके कहा कि परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है उसकी बजाय, या द्रव्यमान है परमाणु का, उसकी बजाय उसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा सही तरीके से भौतिक रासायनिक गुणों की क्रमिकता या आवर्तिता को दर्शाता है। तो इसीलिए आधुनिक आवर्त सारणी का आवर्त नियम मोजले के द्वारा दिया गया है, जिसने प्रोटॉन की संख्या का सर्वप्रथम उपयोग किया था, जिसको कैपिटल Z से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है परमाणु द्रव्यमान संख्या। परमाणु द्रव्यमान संख्या वास्तव में क्या है? एटॉमिक मास नंबर कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी परमाणु में, परमाणु के नाभिक में जो न्यूक्लियन है उनकी कुल संख्या, तो इसको हम बिल्कुल सटीक तरीके से कह सकते हैं परमाणु नाभिक में उपस्थित कण। तो परमाणु नाभिक में उपस्थित कण क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियन कहलाते हैं, न्यूक्लियन कहलाते हैं। और न्यूक्लियन में कौन कौन से कण हैं? प्रोटॉन है और साथ में है न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कुल संख्या यहाँ पर क्या कहलाती है? इसी को हम द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्याओं का योग
द्रव्यमान संख्या कहलाता है। और या फिर आपको कहे किसी भी परमाणु के या तत्व के न्यूक्लियॉन की कुल संख्या, तो न्यूक्लियॉन की कुल संख्या भी परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाती है। और चूंकि ये संख्या है, गिनती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गिनती है, इसलिए ये हमेशा ही पूर्णांक संख्या में होती है। तो द्रव्यमान संख्या हमेशा कैसी होती है? पूर्णांक होती है। इसी तरीके से जैसे A पूर्णांक है तो Z भी चूंकि संख्या है, परमाणु क्रमांक भी प्रोटॉन की संख्या है, और द्रव्यमान संख्या की बात करें तो ये न्यूक्लियॉन की कुल संख्या है। तो चूंकि संख्या है इसलिए ये हमेशा ही कैसी होगी? पूर्णांक में होती है, ये कभी भी भिन्नांक में नहीं हो सकती है। A परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग है, अर्थात परमाणु द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है, जिसको हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो चूंकि A बराबर हो गया प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो हम A को इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है, तो हम इस सूत्र का भी उपयोग करते हैं। और अगर इन तीनों प्रतीकों को परमाणु के रूप साथ प्रदर्शित किया जाए तो परमाणु का प्रतीक हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर कोई भी X तत्व है तो उसकी द्रव्यमान संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी, परमाणु क्रमांक यहाँ लिखा जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ लिखी जाती है। या फिर इसकी जगह ऐसे भी लिखा हो, द्रव्यमान संख्या इधर, Z और N इधर, तो भी सही है। तो किसी तत्व का प्रतीक हम इस रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। यदि मैं उदाहरण के रूप में लिखूं, हाइड्रोजन की बात करता हूं, तो परमाणु क्रमांक है 1, द्रव्यमान संख्या है 1, न्यूट्रॉन की संख्या है 0। इसी तरीके से मैं हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक लिखूं 1, 2 और 1, तो ये ड्यूटेरियम कहलाता है। और ड्यूटेरियम है तो हम इसको इस रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। ऐसे यदि मैं कार्बन का प्रतीक लिखूं, यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 12 लिखा है, इसका मतलब 12 किसको दर्शा रहा है? द्रव्यमान संख्या A को। 6 इधर वाला किसको दर्शा रहा है? परमाणु क्रमांक Z को। 6 इधर वाला किसको दर्शा रहा है? न्यूट्रॉन की संख्या को। ऐसे यदि मैं प्रदर्शित करता हूँ सोडियम 24, या फिर इसको लिखा जा सकता है 24 पहले लेफ्ट में, फिर सोडियम प्रतीक। यहाँ पर लिखा है 11 और यहाँ लिखा है 13, यहाँ लिखा है 11 और यहाँ लिखा है 13। तो यहाँ पर 11 जो लेफ्ट में लिखा है वो क्या है? परमाणु क्रमांक है। राइट साइड में 13 लिखा वो क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या है। और ऊपर जो चॉइस लिखा है वो अपने आप ही जगह से ही फिक्स हो जाएगा कि यह द्रव्यमान संख्या है, प्रोटॉन की संख्या है, परमाणु क्रमांक है या न्यूट्रॉन की संख्या है। उसको दर्शाने के लिए हम इन प्रतीकों का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर परमाणु क्रमांक आपको कितने ध्यान रखने हैं वो आप जरूर ध्यान दें। तो यहाँ पर हमें 1 से लेकर के लगभग 30 परमाणु क्रमांक के तत्व, उनके प्रतीक और उनकी परमाणु क्रमांक और उनके द्रव्यमान संख्या याद रखनी है। तो आप 20 तक तो द्रव्यमान संख्या याद रख लें, बाकी 30 तक आपको परमाणु क्रमांक पता होने चाहिए और तत्व का प्रतीक पता होना चाहिए। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है? परमाणु और परमाणु क्रमांक और उसकी द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या समान है, तो केवल एक ही तत्व पूरी आवर्त सारणी में है जिनमें परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या समान है, इसीलिए इसको हम आदि परमाणु कहते हैं। इसके अलावा किसी भी परमाणु के अंदर द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक समान नहीं होता है। क्लियर है? और हाइड्रोजन में ये दोनों समान इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, एक ही प्रोटॉन है और उसी का द्रव्यमान 1 है, वो भी इसके अंदर प्रदर्शित किया गया। तो प्रोटॉन 1 है अर्थात न्यूक्लियॉन 1 ही है, और न्यूक्लियॉन 1 है तो उसकी द्रव्यमान संख्या भी 1 ही होगी और परमाणु क्रमांक भी 1 ही होगा। इसलिए इसको हाइड्रोजन को हम आदि परमाणु कहते हैं। ये इसका नाम भी ध्यान रखना, आदि परमाणु कहा जाता है। बाकी हीलियम तो क्रम से लिखा गया है, तो आप चाहे सीरियल नंबर चलें या परमाणु क्रमांक चलें, एक ही बात है। तो परमाणु क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेके 18 तक दे रखे हैं, और राइट साइड में इनकी द्रव्यमान संख्या मैं गोला कर रहा हूं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, कौन सी द्रव्यमान संख्याओं को गोला करेंगे? ये न्यूक्लियॉन की संख्या है
जो परमाणु क्रमांक से दुगनी है उसको गोला नहीं करना है, बाकी जो दुगनी से ज्यादा है उन्हीं को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना, उसका मान आपको ध्यान में रखना है। तो पहला देखें, एक, ये तो ध्यान रखना ही है। इसके अलावा दुगना है, फिर 7 है, दुगने से एक ज्यादा है, तो लिथियम की द्रव्यमान संख्या 7, परमाणु क्रमांक 3, बेरिलियम का द्रव्यमान संख्या 9, परमाणु क्रमांक 4, ऐसे बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 लेकिन द्रव्यमान संख्या 11 है। ऐसे कार्बन में दुगना है, नाइट्रोजन में दुगना है, ऑक्सीजन में दुगना है, फ्लोरीन के अंदर दुगने से एक ज्यादा है, 19 होता है द्रव्यमान संख्या फ्लोरीन की। इसी तरीके से नियोन में दुगना है, सोडियम में दुगने से ज़्यादा है, मैग्नीशियम में दुगना है, एल्यूमिनियम में दुगने से ज़्यादा है, सिलिकॉन में दुगना है, फॉस्फोरस में दुगने से ज़्यादा है, सल्फर में दुगना है, और क्लोरीन में चूंकि द्रव्यमान संख्या 35 और 37 होती है, क्योंकि क्लोरीन में 35 द्रव्यमान संख्या का क्लोरीन परमाणु समस्थानिक 3 अनुपात में और 37 द्रव्यमान संख्या का क्लोरीन परमाणु 1 के अनुपात में उपस्थित रहता है, और इसीलिए यहाँ पर इसकी द्रव्यमान संख्या 35 और 37 दो हो सकती है, क्योंकि इसके समस्थानिक होते, बाकी में भी होते हैं लेकिन इस अनुपात में नहीं होते, बहुत ही सूक्ष्म अनुपात के रूप में है, तो एक ही नाम या एक ही द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है, दोनों का औसत नहीं लेते, या द्रव्यमान संख्या तो पूर्णांक संख्या के रूप में ही आती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अगर लेंगे तो वो औसत के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्लोरीन की द्रव्यमान संख्या 35 और 37 है, जिसमें 35 द्रव्यमान संख्या वाला समस्थानिक और 37 द्रव्यमान संख्या वाला समस्थानिक 3:1 अनुपात के रूप में पाए जाते हैं। और ऑर्गन ले रहे हैं तो द्रव्यमान संख्या 18, ये 40 है, परमाणु क्रमांक है 18, तो ये उससे दुगने से ज्यादा है। तो वापस ध्यान देना, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 ध्यान रखने, और 9वां क्लोरीन ध्यान रखना। तो इसमें भी दुगने से ज्यादा द्रव्यमान संख्या है, तो लगभग 9 ध्यान रखने हैं, 5 इधर हो गए, 4 इधर, तो 9 का ध्यान रखें और उन्हीं के परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने हैं। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट टेबल अभी कंप्लीट हुई नहीं है, तो अगला पोटेशियम लिया जाए तो 39 आ रहा है, अगला लिया जाए तो ये दुगना है, और उसके आगे आपको द्रव्यमान संख्या याद नहीं रखनी है, केवल परमाणु क्रमांक ध्यान रखना है। यहाँ से डी खंड के तत्व प्रारंभ हो जाते हैं, और डी खंड का पहला तत्व है, पहली संक्रमण श्रेणी के अंदर दिया गया है स्कैंडियम। तो स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, इन सभी के आपको परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक कंप्लीट याद रखने, और क्रम संख्या भी और परमाणु क्रमांक समान रूप में प्रदर्शित किए गए हैं। तो आवर्त सारणी में आपको ज़्यादा नहीं, 1 से लेके 30 तक के परमाणु क्रमांक के तत्वों को क्रम से याद रखना है। 1 से 20 तक के तत्वों को परमाणु क्रमांक के साथ साथ आपको उनकी द्रव्यमान संख्या भी याद रखनी है, और उसके आगे आपको द्रव्यमान संख्या याद रखने की जरूरत नहीं। और द्रव्यमान संख्या कैसे लिखनी है, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ पोटेशियम का। अगर मैं पोटेशियम प्रतीक लिखूंगा तो कैसे लिखा जाएगा, 19 लिखना है मुझे यहाँ पर, और 39 कहाँ लिखना है, यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ये आप कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, क्योंकि A बराबर होता है Z प्लस N, और मुझे यदि N निकालना है तो A में से Z हटा करके निकाल सकते हैं। तो हम इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाता है। तो इस तरीके से तत्वों के प्रत्येक द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के रूप में दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है A और Z में संबंध प्रदर्शित किया था, 2 बार आ गया है। उसके बाद में तत्व के प्रतीक कैसे लिखे जाते हैं वो प्रक्रिया मैं बता चुका हूँ, वापस एक बार लिख देते हैं। कोई तत्व का प्रतीक है तो A यहाँ पर, Z यहाँ पर और N यहाँ लिखा जाता है। अब एक प्रश्न दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है। कैल्शियम 40, या इसको लिखा जा सकता है 40 करके कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करिए। सबसे पहले तो केवल प्रतीक के रूप में आपको ये दिया है, इसका मतलब Ca कैल्शियम के नाम से आपको क्रम से, जो भी मैंने सारणी बताई थी उसके अनुसार कैल्शियम हमेशा 20वें क्रम पर आ रहा है, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 20। परमाणु क्रमांक है Z के बराबर, ये कितना हो गया 20, और Z हमेशा किसको दर्शाता है, प्रोटॉन की संख्या। तो सीधे प्रोटॉन निकल गए कितने, 20, ये याद रखने हैं।
क्योंकि कैल्शियम क्रम के अंदर या परमाणु क्रमांक के क्रम में 20वें नंबर पर है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 20 होता है। फिर देखें नेक्स्ट बात, Z आ गया है, प्रोटॉन की संख्या आ गई। अब अगर 40 जगह लिखा हुआ है उसके आधार पर देखें तो ये 40 किसको दर्शाता है, A को दर्शाता है। A कितना हो जाएगा, 40। अब इन दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए ये संबंध भी आपको बता रखा है। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दीजिए, पीछे कितना बचेगा, 20 आ जाएगा। और उसके बाद में लास्ट बात आती है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या में आपको क्या ध्यान रखना है, प्रतीक में कहीं पर भी आवेश दिया हुआ या नहीं। अगर आवेश नहीं दिया गया है तो सिंपल हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, क्योंकि इनकी संख्या बराबर है, आवेश विपरीत है, इसलिए परमाणु हमेशा क्या रहता है, उदासीन। और जितने प्रोटॉन है उतने ही कितने होंगे, उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे, जो कि परमाणु क्रमांक के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में परमाणु उदासीन रहता है। और उदासीन का पता कैसे चलेगा, यहाँ पर दिए गए प्रतीक में कहीं पर भी आवेश नहीं दिया हुआ है, और इसी के आधार पर हमने आंसर निकाला। इलेक्ट्रॉन की संख्या 20, प्रोटॉन की संख्या भी 20 और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 20। तो कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 20-20 हैं, और द्रव्यमान संख्या कितनी है, 40, क्योंकि न्यूक्लियन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग 40 होता है। नेक्स्ट हम अगला बात कर रहे हैं, एक और प्रश्न है, प्रतीक दिया गया है यूरेनियम का, जो कि सर्वाधिक द्रव्यमान युक्त भूपर्पटी में पाया जाने वाला तत्व है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी। तब ध्यान से देखना, सबसे पहले ये आपको दिया हुआ है 235, दूसरा जगह के हिसाब से पता लग जाएगा, Z आपको दिया हुआ है 92। तो इन दोनों से हम ज्ञात कर सकते हैं न्यूट्रॉन की संख्या A माइनस Z, तो 235 माइनस 92 ये बचता है 143। 3 2 5 9 4 13 1 2, ठीक है। तो ये 143 आ जाएंगे क्या, न्यूट्रॉन आ गए। तो न्यूट्रॉन आ गए। और प्रोटॉन की संख्या लेनी हो तो प्रोटॉन की संख्या होती है Z के बराबर, और Z है 92, और इलेक्ट्रॉन भी इसके बराबर होंगे। इसका कारण ये है 92, क्योंकि यूरेनियम पर कोई आवेश नहीं है। तो यूरेनियम तत्व परमाणु है, प्रतीक के रूप में, आवेश कुछ नहीं दिया गया है, इसका मतलब उदासीन मानकर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर करते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या सभी ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल दिया गया है 37 क्लोरीन। इसमें यदि मैं कहूँ Z कितना है, तो क्लोरीन के क्रमांक से सारणी के अंदर आपको बता रखा है 1 से 30 तक याद रखना है। तो क्लोरीन आता है 17वें नंबर पर। तो Z 17, चूंकि Z 17 है तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 17। अगली बात करें, क्लोरीन के अंदर अगर आवेश चेक करें तो कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक तीनों ही 17 17 17 है। इसके अलावा ये आपको दिया गया है कितना है, 37। तो हम न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं 37 में से 17, अर्थात A में से Z को घटाकर, और इसका मान आ जाएगा कितना, 20। तो इस तरीके से प्रतीक से या जगह पर दिए गए अंक से हम ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें द्रव्यमान संख्या कितनी है। परमाणु क्रमांक आपको 1 से 30 तक याद रखने हैं। इसके अलावा पूछे गए, जैसे यूरेनियम का पूछा है, तो आपको परमाणु क्रमांक भी दे रखा होगा, 92 यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या हम तत्व में ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे कार्बन 14 में ज्ञात करना चाहें तो A बराबर हो जाएगा 14, Z बराबर हो जाएगा, यहाँ पर प्रतीक से पता चल जाएगा, C लिखा है, अर्थात C छठे क्रमांक पर आ रहा है, इसलिए परमाणु का क्रमांक कितना होगा, या परमाणु संख्या कितनी होगी, या एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6। तो एटॉमिक नंबर 6 है, इस पर कोई आवेश नहीं दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन भी इसके बराबर होंगे और प्रोटॉन भी इसके बराबर होंगे। इसके अलावा न्यूट्रॉन ज्ञात करने हो सॉरी, अगर न्यूट्रॉन ज्ञात करने हो तो A में से आप Z घटा दीजिए, A 14 है, 6 घटाइए, कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर दिए गए कार्बन 14 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 8 होती है।
इसी तरीके से नेक्स्ट एक और दे रखा है, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कितना चेक करें, D2 दे रखा, क्या दे रखा है, D2 दिया गया है। ये ड्यूटेरियम को प्रदर्शित कर रहा है और ड्यूटेरियम के लिए प्रक्रिया प्रदर्शित करनी। तो ड्यूटेरियम के लिए अगर प्रदर्शित करें तो प्रतीक आप चेक कर सकते हैं, D के ऊपर 2 लिखा है, या इसको हम 2 करके D करके लिखते हैं, या इसी को लिखा जाता है 2H करके। ऐसी स्थिति में क्या आएगा, इसमें ऊपर 2 लिखा है तो A हो जाएगा 2। Z कितना होगा, हाइड्रोजन के लिए Z 1 होता है तो उदासीन है, इसलिए प्रोटॉन भी 1 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 - 1 करें तो 1, अर्थात न्यूट्रॉन की संख्या ऊपर दिए गई द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाकर ज्ञात करें तो n कितना होगा, 1। तो यहाँ पर ड्यूटेरियम, नाम ध्यान रखना क्या है, ड्यूटेरियम। और ड्यूटेरियम के अंदर क्या स्थिति आती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन है 1, प्रोटॉन है 1, न्यूट्रॉन भी है 1, तीनों 1-1 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी है, 2। तो इस रूप में हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, और जो सारणी दी गई थी वो आपको याद रखनी है। अब मैं बात करता हूँ समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक क्या है, एक ही सारणी में आप समझ जाएं। आइसोटोप्स या समस्थानिक, आइसोबार का मतलब समभारिक और आइसोन्यूट्रॉनिक का मतलब है समन्यूट्रॉनिक। और इसमें इनके प्रतीक यहाँ पर दे रखे हैं कि Z, A और N आपको पता ही है। Z का मतलब परमाणु क्रमांक है, A का मतलब द्रव्यमान संख्या है, N का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या। तो इन तीनों में क्या क्या समान होगा, आइसोटोप में Z समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगी। समभारिक किसको कहा जाएगा, जिसमें A समान होंगे लेकिन Z और N का मान क्या होगा, भिन्न होगा। और न्यूट्रॉनिक किसको कहा जाएगा, समन्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो लेकिन A और Z क्या को हो, भिन्न में। किसमें समान और भिन्न हो, तो वो बात आती है तत्व में, तत्व के परमाणुओं में, तत्व के परमाणुओं में। अब समान तत्व के परमाणु कहाँ कहाँ लेने हैं, समस्थानिक में तो लेने हैं समान परमाणु, और समान परमाणु का मतलब एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु की बात करें तो समस्थानिक की परिभाषा क्या होगी, एक ही तत्व के परमाणु, प्रतीक सेम रहेगा। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होने चाहिए लेकिन परमाणु भार और न्यूट्रॉन की संख्या या परमाणु द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार लिखा, इसकी जगह परमाणु द्रव्यमान संख्या सही शब्द है, अलग होनी चाहिए, और परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए, समान। तभी हम इसको यहाँ क्या कहते हैं, समस्थानिक। तो समस्थानिक किसको कहा जाता है, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या व न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न, उसी को समस्थानिक कहते हैं। जबकि समभारिक में दो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, दो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं समान होती है, उन्हीं को समभारिक कहते हैं। भार का समभारिक मतलब समान भार, और भार या द्रव्यमान संख्या के रूप में लिया जाता है। तो द्रव्यमान संख्या समान है तो समभारिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तत्व जिनके परमाणु में, जिनमें द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु भार की जगह आपको लेना परमाणु क्रमांक अलग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। तो भार की जगह हटा के क्या लिखना है, परमाणु संख्या या क्रमांक कह दीजिए, एक ही बात है। और तीसरा आता है समन्यूट्रॉनिक, भिन्न या समान तत्वों के परमाणु हो सकते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, बाकी ए और जेड क्या होता है, भिन्न होता है। और यहाँ पर हमेशा सामान्यतः समान तत्व लेने मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन होते भी हैं।
तो समान तत्व की जगह सामान्यतः भिन्न तत्व लेने हैं, क्योंकि Z यहाँ पर जो दिया गया है वो अलग अलग है, तो तत्व क्या होंगे, हमेशा भिन्न होंगे, समान होना संभव नहीं है। तो सीधी परिभाषा होगी, भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान लेकिन उनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या समान लेकिन उनमें प्रोटॉन अर्थात परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न, उसी को हम क्या नाम देते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। समन्यूट्रॉनिक समान न्यूट्रॉन की संख्या, समभारिक समान भार या परमाणु द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रहने वाले, जो आवर्त सारणी चूंकि परमाणु क्रमांक पर आधारित है अतः इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तो इस तरीके से पहले का एग्जाम्पल लिखें, देखें 1H1, 1H2, 1H3, तो द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3 लेकिन प्रतीक क्या है, समान है, अर्थात एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो समस्थानिक कहलाए। यहाँ पर प्रतीक अलग अलग है अर्थात तत्व भिन्न होंगे, तो भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भी भिन्न है और द्रव्यमान संख्या कैसी है, समान है। तो द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन प्रतीक अर्थात परमाणु क्रमांक भिन्न है, वो समभारिक कहलाते हैं, सम या आइसोबार कहलाते हैं। तीसरे में भी प्रतीक अलग अलग है लेकिन इनमें द्रव्यमान संख्या भी भिन्न है, परमाणु क्रमांक भी भिन्न है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान। कैसे ज्ञात करेंगे, 16 में से 8 घटाओ 8, 14 में से 6 घटाओ तो भी 8 आ रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये प्रक्रिया आ जाएगी सम न्यूट्रॉनिक, और इसी तरीके से इनको दर्शाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयन क्या है। तो आयन वास्तव में क्या होता है, किसी भी दिए गए परमाणु की बात करें तो परमाणु क्या है, उदासीन। क्यों उदासीन है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान है। प्रोटॉन नाभिक में न्यूक्लियन के अंदर या न्यूक्लियन के रूप में रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करता है। लेकिन सामान्य प्रक्रिया में आयन कब बनेगा, जब परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तभी आयन बनता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन कभी भी कहीं नहीं जाता है, इसलिए प्रोटॉन नाभिक में निश्चित रहेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम या ज्यादा हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जुड़े तो ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो आता है धनावेश। उसको हम स्पष्ट इस तरीके से करें, आयन किसको कहा जाएगा, अगर मैं प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करूं Na, यहां पर लिखा मैंने प्लस और इन दोनों पर गोला कर दिया, तो यहां पर Na जो दिया गया अंदर वाले गोले में ये तो क्या है, परमाणु, और प्लस जो लिखा गया है ये इसका आवेश है, और यहां पर कौन सा आवेश दिया गया है, धन आवेश। अब अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो बाहर वाले गोले के लिए हम शब्द काम में लेते हैं आयन। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, परमाणु और आवेश दोनों मिलाकर के क्या बनता है, आयन। तो परमाणु जिस पर निश्चित आवेश होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो यहाँ पर प्रक्रिया स्पष्ट होगी, परमाणु जिस पर आवेश है उसी को क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। धनावेश है तो नाम हो जाएगा धनायन, और यहाँ पर आवेश ऋण होगा तो प्राप्त होगा ऋणायन। तो इस तरीके से धनायन और ऋणायन दो प्रकार के आयन होते हैं। और कैसे प्राप्त होंगे वो देखिए, अगर पहला मैं प्रतीक देता हूँ ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन पर 8 धनावेश, 8 इलेक्ट्रॉन पर 8 का ऋणावेश, दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, उदासीन। इसलिए परमाणु ऑक्सीजन पर कोई आवेश नहीं होता, परमाणु उदासीन रहता है। लेकिन यदि O2- की बात करें तो इसमें 2- का मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। तो पहले कितने थे, 8, पहले कितने थे, 8। तो प्रोटॉन तो विषय में नाभिक वाले प्रोटॉन कभी नहीं बदले, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 एक्स्ट्रा हुए, तो पहले 8 थे, अब कितने हो गए, 10। तो 10 का -10 आवेश और इसका हो गया +8 आवेश। तो अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो क्या स्थिति बनेगी, -2 कम हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर -2 आवेश बचेगा उदासीन होने के बाद, और यही आवेश परमाणु के ऊपर लिखा जाता है, अर्थात ऑक्सीजन पर 2- चार्ज होता है और यह ऋणायन के रूप में पाया जाता है। ऐसे ही सोडियम की बात करें, सोडियम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं, इसलिए कोई आवेश नहीं, सोडियम उदासीन होता है। लेकिन सोडियम धनायन कब बनेगा, जब प्रोटॉन की संख्या तो वही रहे लेकिन इलेक्ट्रॉन 1 कम हो जाए। तो 1 कम होने पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11 से 10, तो माइनस का 10 आवेश हो गया और प्लस का तो 11 है ही। तो दोनों में से उदासीन करने के बाद प्रोटॉन का जो आवेश है वो परमाणु पर दिखाई देगा, और वही आवेश इसके
धनावेश के रूप में प्रदर्शित होगा और इकाई धनावेश दर्शाता है। इसलिए सोडियम पर आवेश कितना होगा, प्लस का 1 चार्ज होता है, या जिसको प्लस लिख करके दर्शाते हैं। ऐसे यदि हम बात करें परमाणु आयन में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर क्या बनेगा, ऋणावेश में वृद्धि होगी, और अगर धनावेश में क्या होगी, कमी होगी। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ता हूं तो ऋणावेश में वृद्धि और धनावेश में क्या होगी, कमी। यही प्रक्रिया क्या कहलाती, अपचयन कहलाती है। तो किसी भी परमाणु या आयन में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। और इलेक्ट्रॉन जुड़ने से कैसे पता चलेगा या क्या होगा, तो ऋणावेश होगा वो तो बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर, और अगर धनावेश है तो वो घट करके कम हो जाता है। और इसी को हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर लिखें। ये दिया गया है एफ में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा, आवेश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऋणावेश में वृद्धि होती है। ऐसे यदि मैं यहाँ पर कहता हूँ Cl- है, एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया जाए तो इसे लिखा जाता है Cl2-। इसी तरीके से यदि मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन माइनस की, एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया जाए तो O पर चार्ज कितना होगा, 2-। अभी सिर्फ लिखने के लिए, बाकी Cl यहाँ पर अतिरिक्त आवेश नहीं लेता। तो यहाँ पर मैं इसको इस रूप में बताता हूँ। देखिए, इसको हटा दें, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ूं तो इस पर आवेश क्या हो जाएगा, पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर माइनस का 1 आवेश आएगा। ऐसे ऑक्सीजन पर एक पहले से आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ूं तो आवेश कितना हो जाएगा, टोटल 2-। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर धनावेश, ये ऋणावेश बढ़ता है। धनावेश की बात की जाए तो Fe पर यदि 3+ चार्ज है, इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन जोड़ता तो ये आवेश बदल कर क्या हो जाएगा, Fe2+। इसका क्या मीनिंग हुआ, आवेश 3 था, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर धन आवेश में कमी करेगा इकाई, तो 3 की जगह 1 कमी हो जाएगी, तो आवेश कितना हो जाएगा, 2+। और 2+ में एक इलेक्ट्रॉन और जोड़े तो 1+ हो जाएगा, 1+ में एक इलेक्ट्रॉन और जोड़े तो आयरन उदासीन हो जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऋणावेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर धनावेश घटता है। क्लियर है। और इसी रूप में ये प्रक्रिया दर्शाई जाती है। नेक्स्ट आता है परमाणु या आयन से इलेक्ट्रॉन निकालने पर, पहले जोड़ा था, अगर इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो इलेक्ट्रॉन निकालने पर धनावेश में वृद्धि और ऋणावेश में क्या होगी, कमी होगी। और इस प्रक्रिया के लिए नामकरण किया गया ऑक्सीकरण। और यह पहला एग्जाम्पल दिया है, कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े जाएं तो ये घटाए जाएं, -2 इलेक्ट्रॉन है तो जितने इलेक्ट्रॉन घटाए जाएंगे, निकाले जाएंगे, धनावेश बढ़ेगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकालें उतना धनावेश बढ़ा दीजिए। और या फिर पहले से आवेश है तो संतुलित करके प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे यदि मैं यहाँ पर सोडियम लिखता हूँ, इसमें से मैं यदि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो सोडियम पर कौन सा आवेश आएगा, धनावेश। और अगर पहले से ही धनावेश उपस्थित है 2+, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से मैं घटा देता हूँ तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम करने पर धनावेश बढ़ता है, तो Fe पर आवेश कितना हो जाएगा, 3+। और इसी रूप में इलेक्ट्रॉन निकालने से आवेश में धनावेश में क्या होगी, वृद्धि होगी। और यदि मैं ऋणावेश लेता हूँ और उसमें से फिर इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ तो क्या स्थिति रहेगी, अगर Cl- में से मैं एक इलेक्ट्रॉन हटा दूंगा तो ये Cl उदासीन अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरीके से यदि मैं लेता हूँ O पर 2- चार्ज है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन घटा दूं तो ऋणावेश घट करके कम हो जाएगा, O पर आवेश कितना हो जाएगा, -1। तो इस तरीके से ऋणावेश में क्या हो रही है, कमी, और धनावेश में क्या हो रही है, वृद्धि। उदासीन है तो जितने इलेक्ट्रॉन जोड़े इतना धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसी रूप में हम कहते हैं। और यहाँ जितने एग्जाम्पल दिए हैं सब ऑक्सीकरण के हैं, पीछे जो एग्जाम्पल दिए थे वो कौन से हैं, अपचयन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है प्रश्न दिया गया है F19, इसमें A बराबर Z + N दिया गया है, आपको कैलकुलेट करके बताना है। ये प्रक्रिया अपन कर चुके हैं, आप इसको सिर्फ देख लें। द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली है, वो सारी प्रक्रिया दी गई है। अगला है टेबल दे रखी है और इसमें आपको मान रख के आंसर बताने हैं। तो सर्वप्रथम आप इसको यहाँ पर पॉज करके इसके अंदर जितने कॉलम दिए हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के, वो कंप्लीट करें और उसके बाद में मैं इसका आंसर आपको देता हूँ। तो यहाँ पर आपके आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाकी आप इसको कैलकुलेट करके लिखें। मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो शुरुआत कहाँ से करना है, सबसे पहले परमाणु क्रमांक से स्टार्ट करना है। परमाणु क्रमांक जहाँ दिए हुए वहाँ ठीक है, जैसे
मरकरी के अंदर परमाणु क्रमांक दे रखा है, थोरियम में परमाणु क्रमांक दे रखा है, कॉपर में नहीं दिया। तो ये 1 से 30 वाले क्रम का तत्व है, परमाणु क्रमांक आपको याद रखना है। जिंक परमाणु क्रमांक याद रखना है, आयरन परमाणु क्रमांक याद रखना है। उसके बाद में चूंकि इन पर कहीं पर भी कोई आवेश नहीं है, परमाणु कैसा है, उदासीन। और अगर परमाणु उदासीन दिया गया है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए अलग से कोई कैलकुलेट नहीं करना है। जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। क्यों लिख रहे हैं ऐसे, क्योंकि परमाणु उदासीन है और आवेश कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसलिए परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी। अब तीसरा आता है न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, Z दिया गया है और यहाँ पर A सबके साथ में दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, A दिया हुआ है तो आप N ज्ञात करने के लिए A में से Z को घटा दीजिए। तो A आपको दिया हुआ है 56, 56 में से 26 घटाएं 30 आएगा। 65 में से 30 घटाएं 35 आएगा। 64 में से 29 घटाएं तो 35 आएगा। इसी तरीके से 213 में से 80 घटा दें 33 आएगा। इसी तरीके से 231 में से 90 घटा दें तो 141 आएगा। तो इसी रूप में कैलकुलेट करके देख लेना, सही होने चाहिए। ये आपके 90 और 141 हो गया 231, ठीक है। 8 3 11 133 होगा 133। तो ये हो जाएगा 133 और 80 213। इसी रूप में 35 और 29 का जोड़ करें, 4 और 5 1 6 हो गया, 35 और 30 65, बाकी सब ठीक है। तो इस तरीके से आप इनकी कैलकुलेट करके बता सकते हैं, बिल्कुल सिंपल प्रक्रिया है। और अब लास्ट बात कर रहे हैं, आयनों के रूप में कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, प्रतीक दिए गए हैं तो आप Z सबसे पहले लिख देंगे। तो सबसे पहले Z का मान मैं लिख देता हूँ। ऑक्सीजन के लिए याद रखना है 8, स्कैंडियम के लिए 21, कार्बन के लिए 6, कैल्शियम के लिए 20, टाइटेनियम के लिए हो जाएगा 22 और लेड के लिए आपको दे रखा है 82। 30 तक नहीं दे रखा होगा, उसके अलावा होंगे तो Z भी दे रखा होगा। तो 8, 21, 6, 20, 22 और 82। अब आपको क्या करना है, सेकेंड नंबर पे चूंकि Z प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है तो जितना Z है उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन। तो आप सीधे लिख दीजिए 21, 6, 20, 22 और 82। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है, हमारे पास में A प्रतीक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको A B ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कहीं पर A प्रदर्शित नहीं किया गया है, तो आपको A दिया होगा तभी आप A लिखकर पता लगा सकते हैं, क्योंकि समस्थानिक में A निश्चित नहीं होता। यहाँ पर मैं आपके A लिख देता हूँ। तो A के लिए मैं लिखता हूँ मान लो 18, स्कैंडियम के लिए लिख दीजिए 21 है तो 43, कार्बन के लिए लिखा जाए तो 12A और कैल्शियम के लिए लिखा जाए तो ये होता है सामान्य 40। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है 46। उसके बाद में आता है लेड में आपको दे रखा है। तो यहाँ पर जो दे रखा है मान उसके अनुसार लिखें। तो A हो जाएगा, मैं यहाँ पर मान लीजिए दिया हुआ 18, यहाँ दिया हुआ 43, यहाँ दिया हुआ 12, यहाँ दिया हुआ 40, यहाँ पर दिया 46 और यहाँ पर दिया 285, ये दे रखा होगा। और अगर परमाणु क्रमांक के साथ आवेश दिया है तो लिखने का तरीका क्या रहेगा, मैं आपको बताता हूँ ऑक्सीजन लिख करके। तो लिखेंगे क्या, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के परमाणु ये द्रव्यमान संख्या 18 बाईं ओर लिखी जाएगी और फिर आवेश कहाँ लिखा जाएगा, दाईं ओर। ये जरूर ध्यान रखना, अगर आवेश भी दिया है, द्रव्यमान संख्या दी है, तो द्रव्यमान संख्या आपको कहाँ पर लिखनी है, लेफ्ट में लिखनी, ये ध्यान रखें। इसके अलावा स्कैंडियम के लिए लिखना हो तो मैं लिखूंगा यहाँ पर SC पर यहाँ लिखा 43 और आवेश कितना है 4-, तो यहाँ पर मैं 4- आवेश के रूप में लिख देता हूँ, 4+ आवेश। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट ऊपर वाले हिस्से में 43 और राइट में ऊपर सबको सुपर स्क्रिप्ट के रूप में 4+ करके लिखना है, और इसी रूप में आगे वाले प्रतीक भी लिखे जाएंगे। अब आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना बहुत आसान है, A- Z कर दीजिए, न्यूट्रॉन आ जाएगा। इसमें से इसको घटाएं 10, इसके अंदर से इसको घटाएं 22,
इसमें से इसको घटाएं 6, इसमें इसको घटाएं 20, 46 में से इसको घटाएं 24 और इसमें से इसको घटाएं 82, तो ये हो जाएगा 203। इस तरीके से हमारे पास में ए, जेड, एन और प्रोटॉन आ गए। अब इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब इम्पोर्टेंट है, मेन चीज़ इलेक्ट्रॉन की गणना है। आवेश जो दिया गया, अगर ऋणावेश दिया गया है तो जितने प्रोटॉन दिए गए हैं उसमें जितना ऋणावेश दिखाई दे रहा है उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ने। तो 8 प्रोटॉन है, 2 आवेश दिख रहा है, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। और धनावेश है तो उतने इलेक्ट्रॉन आपको क्या करने हैं, घटाने। तो यहाँ 21 है, धनावेश है 4, तो इसमें से 4 घटा दें, पीछे बचेगा 17। इस पर 2 चार्ज है, इसमें से 2 घटा दें, पीछे बचेगा, ये 2 जोड़ दें तो पीछे बचेगा कितना 8। ऐसे कैल्शियम दिया गया है तो 2+ चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे 18, क्योंकि प्लस आवेश कब आता है, इलेक्ट्रॉन घटने पर। कितने घटे हैं वो दिखाई दे रहा है, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन घट गए, तो 20 प्रोटॉन के बराबर था परमाणु में तो, लेकिन 2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इसमें घट गए तो ये 2 धनायन का आवेश आ जाता है। ऐसे टाइटेनियम पर 3 आवेश दिख रहा है तो 22 में से 3 कम कर दो, 19 हो जाएगा। लेड की बात की जाए तो 285 है, इसमें 82 है, 82 में से आवेश यहाँ पर कोई भी दिया हुआ नहीं है, इसलिए 82 और 82 क्या होंगे बराबर। तो उदासीन परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर, धनावेशित परमाणु है तो आपको उतने जितने धनावेश दिया गया है उतने इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन की संख्या से कम कर दो, और जितना ऋणावेश दिया गया है उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या में जोड़ दो, तभी जाकर के ये प्रक्रिया आती है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु में भी ज्ञात कर सकते हैं और आयनों के अंदर भी ज्ञात की जा सकती है। और इसी के साथ में ये अपना टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड फिर कुछ प्रश्न है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो 2 टॉपिक बताए हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच।